हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आइए आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीसन, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट, डायमेंशन हम लोग देखे, सीजीएस यूनिट सब कुछ देखे। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से मेरे बच्चे, है ना। ऑल स्टूडेंट्स आइदर सीबीएसई और बीएसईबी दोनों तरह के स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग यहाँ से देखेंगे। इस पॉइंट से आप लोग का बहुत सारा न्यूमेरिकल्स इसी पॉइंट से बनेगा। उसके अलावे ऑब्जेक्टिव जो आप लोग का बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, नीट, मेडिकल, आईआईटी, एयरफोर्स जिसमें भी ऑब्जेक्टिव आता है मेरे बच्चे, इसी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट से आपका आएगा। तो ध्यान देंगे और सीखेंगे। आइए पहला पॉइंट कहता है क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड its value decreases at its value decreases 1 by k times its own value और its own value in air। कहता है क्या कि विद्युत क्षेत्र किसी माध्यम पर निर्भर करता है और इसका मान माध्यम में ले जाने पर 1 by k टाइम्स से घटता है। इसका मतलब ये हो गया, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ा हुआ किससे? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किस पर डिपेंड किया था? तो मीडियम पर, और उसका भी वैल्यू डिक्रीज किया था। कितना टाइम्स? 1 by k टाइम्स। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम पर डिपेंड करेगा और इसका वैल्यू जो है मीडियम में ले जाने पर 1 by k टाइम्स से 1 by k गुना से क्या होगा? घटेगा। तो एक थ्योरी हो गया। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि तब क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। तो मीडियम, तो ई एम से हो गया मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम, और ई एयर हो गया हवा में, यानी कि मुक्त आकाश में, वायु में, और कितना टाइम्स है? तो 1 by k टाइम्स, यानी ई एयर बाई के। आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे ये फॉर्मूला आता है। तो ध्यान देखिए, ई एम इक्वल टू ई एयर बाई के। इसका मतलब ये हो गया कि माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एयर के बनिस्पत क्या होगा? कम होगा। यानी एयर में विद्युत क्षेत्र का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अधिक होगा, और माध्यम में ले जाने पर वो क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज करेगा। आइए देखते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान देंगे मेरे बच्चे, है ना। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही कंटिन्यू चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, देखते हैं मीडियम में ई एम इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। मीडियम के लिए, क्योंकि ये एप्सिलॉन किसके लिए होता है? तो मीडियम के लिए होता है। एयर के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के लिए 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ई एयर बाई ई एयर।
तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो एयर का हो गया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को ही हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन आर, इसी को बोलते हैं के, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स में देखे थे। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा ई एयर बाई ई एम इजकल टू के, इसलिए ई एम इजकल टू ई एयर बाई के, ये आपका हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो ध्यान देंगे मेरे बच्चे, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, हम ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड नंबर कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कैसा होता है मेरे बच्चे, कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है, संरक्षित स्वभाव का होता है। आइए, ये संरक्षित होता है, इसका अर्थ तो हम लोग विद्युत बल में भी देखे थे कि विद्युत बल और विद्युत आवेश जो है किसी भी बॉडी में क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं, कंजर्व होते हैं। इसलिए विद्युत क्षेत्र भी क्या होंगे, कंजर्व हो गए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होंगे, कंजर्वेटिव नेचर के होंगे। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं और इसको सीखने का प्रयत्न करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि F इजकल टू माइनस डी यू बाई डी आर। F इजकल टू माइनस डी यू बाई डी आर। डी यू यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ये फॉर्मूला 11th से आता है मेरे बच्चे। उसके अलावा आगे भी ये बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स और डिस्टेंस से जुड़ा होता है। तो इसको याद रखेंगे, F इजकल टू माइनस डी यू बाई डी आर। यही आपको प्रूव करता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अभी हमने फोर्स लिया, क्यों, क्योंकि फील्ड जो है फोर्स से जुड़ा हुआ है। तो अभी हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इसको अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देखिए। तो F इजकल टू माइनस डी यू बाई डी आर। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, है ना। तो डी यू के बारे में होते हैं, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक जुड़ा हुआ है इसलिए इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो F इजकल टू हो गया माइनस डी यू बाई डी आर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डी यू इजकल टू, तो क्या हो जाएगा माइनस एफ डी आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो डी यू इजकल टू क्या हो गया माइनस एफ डी आर। यहाँ पर भी क्यू से, इसमें भी क्यू नॉट से, इसमें भी क्यू नॉट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए तो क्या आता है, देखिए तो यहाँ पर तो आपका डी यू बाई क्यू नॉट, है ना, इजकल टू माइनस एफ बाई क्यू नॉट इंटू डी आर। दोनों तरफ हम लोग क्यू नॉट से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिएगा क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, ये हो गया आपका डी यू बाई क्यू नॉट, है ना, और इजकल टू हो गया माइनस एफ बाई क्यू नॉट इंटू डी आर। अब क्या हो जाएगा, देखिए तो क्यू नॉट को डी यू बाई क्यू नॉट इजकल टू, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस ए इंटू डी आर। और डी यू बाई क्यू नॉट को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, डी यू बाई क्यू नॉट को बोलते हैं मेरे बच्चे, है ना, इसको बोलेंगे हम लोग डी वी। क्या बोलेंगे, डी वी। इसको बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डी वी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, है ना। तो हो जाएगा, देखिए तो डी वी इजकल टू माइनस ई डी आर, इसलिए ई इजकल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये आगे भी हम लोग प्रूव करेंगे, आगे भी ये आएगा,
है ना। तो इसको कंजर्वेटिव दिखाने के लिए इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर आने का मतलब हो गया कि कैसा होता है, ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा नेचर का होता है, कंजर्वेटिव। आइए फॉर्मूला ध्यान रहे, E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। ये जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ बाय डिफिनीशन से भी, है ना, डिफिनीशन के थ्रू जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे तो डिफिनीशन से भी ये फॉर्मूला वहाँ पर आएगा। तो इससे साबित होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है, कैसा होता है मेरे बच्चे, है ना, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट की ओर ले गए आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर भी पोटेंशियल, पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है वोल्ट। पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और डिस्टेंस हो गया आर, तो देखिए वोल्ट पर मीटर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट्स में। थर्ड पॉइंट्स में देखिए थर्ड पॉइंट्स क्या कहता है। थर्ड पॉइंट्स कहता है मेरे बच्चे, ध्यान देंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the value of electric field in a charge conducting hollow or solid sphere। चार्ज कंडक्टिंग हॉलो और सॉलिड स्फीयर, विद्युत क्षेत्र का मान, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ से न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव ढेर सारा आता है बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, इसलिए ध्यान देंगे मेरे बच्चे। ये सारा पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। जिनको एयरफोर्स कॉम्पिटिशन्स और इवन बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है तो मनोज सर के द्वारा पढ़ाए गए सारे चीज़ों को डिटेल से देखिए, बढ़िया से देखिए। और ये कहेंगे मेरे बच्चे, जो भी नया बच्चे हैं, जो नया स्टूडेंट से सुन रहे हैं, तो मेरा क्लासरूम जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा सारे कंपटीशंस के लिए, क्योंकि हम लेके ही चलते हैं, शुरू से ही लेके चलते हैं सारे कंपटीशंस को। तो आइए हम लोग सीखते हैं। विद्युत क्षेत्र का मान किसी आवेशित खोखले गोले में, आवेशित खोखले गोले में, इसमें 3 केस होता है। केस फर्स्ट, अभी सिर्फ हमने लिखा स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग हॉलो हो या सॉलिड स्फीयर हो, ना स्फीयर, तो कहता है विद्युत क्षेत्र का मान किसी आवेशित खोखले गोले या ठोस गोले में, यानी वो गोला आपका क्या होना चाहिए, है ना, चार्जेबल होना चाहिए, है ना, कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, लेकिन चार्जेबल होना चाहिए, तो यानी किसी मेटल का बना होना चाहिए। तो इसमें 3 केस होंगे। यदि P पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, इफ P पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, यदि P पॉइंट क्या हो, ये देखिए गोला है, इसका देखिए रेडियस r है, कहता है P पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, P पॉइंट क्या है, गोले के बाहर, और चार्ज कहाँ होगा, इसके सरफेस में। अब P पॉइंट देखिए बाहर है, तो ये देखिए डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ से इसका r। अब यहाँ पर हमको निकालना है किसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। देखिए P पॉइंट कहाँ है, बाहर है, तो E आउट। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझना है। अब आप लोग बताइए, छोटा वाला r बड़ा है कि बड़ा वाला r, यानी इसका रेडियस बड़ा है या डिस्टेंस बड़ा है, तो आप लोग यही कहेंगे कि सर इसका डिस्टेंस बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये r बड़ा है किससे, इससे। तो E आउट क्या हो गया, हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बाई आर स्क्वायर। जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग लेते हैं। तो कब P पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, यदि P पॉइंट क्या हो, गोले के बाहर हो। कोई भी गोला, खोखला गोला भी ले सकते हैं और ठोस गोला भी ले सकते हैं। आइए केस 2 में सीखते हैं हम लोग। केस 2 क्या कहता है? केस 2, केस 2 में केस 2 में देखिए ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट्स, कहता है इफ P पॉइंट इज एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर, यदि P पॉइंट जो हो, ये गोला हो गया, ये रेडियस हो गया, सरफेस पर, अब कहाँ आ गया, सरफेस पर। यदि P पॉइंट कहाँ हो, सरफेस पर, इसके सतह पर, तो ये R हो गया, ये R हो गया। तो आप लोग कहें कि सर रेडियस और डिस्टेंस सब क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी जो रेडियस था वो डिस्टेंस के बराबर है, डिस्टेंस किसके, रेडियस, तो डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, अब ये R नहीं लेंगे, अब ये R हो जाएगा Q बाई R, ये हो गया इसका जब सरफेस पर होगा। अब थर्ड केस में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, थर्ड केस, केस थर्ड, इफ P point is inside the स्फीयर, यदि P पॉइंट जो हो वो स्फीयर के क्या हो, अंदर, देखिए ये स्फीयर है, ये रेडियस है, अब ये हो गया इसके अंदर, अब क्या हो गया, रेडियस बड़ा हो गया किससे, डिस्टेंस से। तो ध्यान देंगे मेरे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, जीरो। क्यों कि अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इज सेम, यानी सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समान होने के कारण क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल। देखिए यहाँ आपको बताते हैं, जैसे ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी ई, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इधर भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये इसको, क्योंकि डायरेक्शन सबका क्या है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, सब को कैंसिल कर देता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इनसाइड द स्फीयर इज सेम, यानी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, समान होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएंगे मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, फोर्स भी क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, और Q इंटू ई मतलब जीरो, यानी फोर्स भी क्या हो जाएगा इसके अंदर, जीरो। तो आपसे पूछेगा यदि P पॉइंट को किसी खोखले गोले के अंदर रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सीधे क्या आंसर होगा, जीरो। क्या आंसर होगा, जीरो। और एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो इस तरह से करके दिखा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए। यदि न्यूक्लियस हो यानी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, है ना, उसके आयतन में हो, न्यूक्लियस का मतलब अब हो गया कि एक गोला के अंदर एक गोला और है, एक स्फीयर के अंदर एक स्फीयर और है, तब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो, तो भी क्या जीरो होगा। न्यूक्लियस के अंदर तो चार्ज एग्जिस्ट करता है, तब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं जीरो होता है। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसमें सीखते हैं। ध्यान से अगला प्रॉपर्टी यानी इसका अगला पॉइंट्स, तो देखेंगे मेरे बच्चे अगला पॉइंट्स इसका जो भी हो, है ना, फोर्थ नंबर लिख रहे हैं, आप लोग देख लेंगे, है ना। फोर्थ नंबर कहता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन of charge, that is nucleus,
दैट इज न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग न्यूक्लियस में देखेंगे, उसके वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में। तो देखिए एक गोला और एक गोला, अब चूंकि चार्ज कहाँ होगा, इसके सरफेस पर, और बड़ा वाला गोला चार्ज यहाँ पर, तो छोटा वाला गोला के लिए स्मॉल आ, इसका चार्ज क्यू, बड़ा वाला गोला के लिए बड़ा वाला चार्ज क्यू, और इसके लिए रेडियस क्या हो गया, बड़ा वाला। तो अभी जहाँ पर चार्ज है यानी स्मॉल जो चार्ज है उससे का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अभी आप पढ़े हॉलो स्फीयर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होता है, लेकिन इसमें तो चार्ज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्फीयर आपका और है, और यहाँ पर देखिए चार्ज ऑलरेडी इसके सरफेस पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर नहीं है, इस गोले के अंदर नहीं है, लेकिन इस गोले के अंदर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इससे क्या होता है मेरे बच्चे, ध्यान देंगे कि E इन हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। E इन इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू Q का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस Q का वैल्यू जो आएगा, ध्यान दीजिएगा, इस Q का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चे, वो आएगा Q बाई, है ना, Q बाई आर क्यू इंटू, है ना, Q बाई आर क्यू, नीचे आर क्यू तो ऊपर भी हो जाएगा क्या, आर क्यू। ये Q का वैल्यू आपका आएगा, तो हो जाएगा E इन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस Q का वैल्यू रखिए तो हो जाएगा Q बाई आर क्यू इंटू आर स्क्वायर, ऊपर हो गया आर क्यू, ये आर से आर कैंसिल, तो हो गया E इन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यू इंटू, ये होता है न्यूक्लियस में चार्ज। अब ये कहाँ से है, ये होता है, क्योंकि हमको इसको प्रूव करना था इसलिए इसको Q का वैल्यू आप लोग को हम बताए, लेकिन ये कहाँ से आया अभी हम लोग सीख लेंगे, देख लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी न्यूक्लियस में E इन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यू इनटू R, बड़ा वाला R, ये स्मॉल r, एक चार्ज देंगे कैपिटल, यानी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में निकलता है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि ये वैल्यू कैसे आया है, Q बाई आर क्यू इनटू R। तो देखिए हम लोग देखते हैं आगे, है ना। तो मेरे बच्चे ध्यान देंगे थोड़ा, इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं, देखिए, है ना, देखिए ये आपका 2 स्फीयर था, है ना, इसका रेडियस स्मॉल है, इसका रेडियस कैपिटल है, इस पर कैपिटल क्यू, इस पर स्मॉल क्यू। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में सिग्मा भी क्या होता है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो छोटा वाला के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा V1, है ना, तो छोटका चार्ज वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यू। सिग्मा V2 बड़ा वाला के लिए, तो बड़ा वाला क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू। अब चूंकि ये दोनों बराबर होता है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज क्या होता है, दोनों का सेम होता है, इसलिए सेम कर दिए, तो हो जाएगा Q बाई 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू Q बाई 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई कैंसिल, इसलिए Q इक्वल टू Q आर क्यू बाई आर क्यू, ये। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, हमने सारे चीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, है ना। तो इसके बाद जो है हम लोग इन केस ऑफ चार्ज रिंग में भी देखेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके हैं। देखिए अगला पॉइंट्स हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट्स में क्या कहता है, तो ध्यान दीजिए अगला पॉइंट्स क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का अगला पॉइंट्स में, है ना। तो अगला पॉइंट्स आपका 6 नंबर क्या कहता है, देखिए, the value of electric field, the value of electric field in charged ring, किसी चार्ज रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। देखिए रिंग आपका ऐसा होता है, पूरे तरह से ये क्या है, चार्जेबल है। अब कंसेप्ट याद कीजिए, जहां पर हम बताए थे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए वही कंसेप्ट से प्रूफ होगा।
इसका रेडियस r, ये डिस्टेंस यहाँ पर है p पॉइंट, ये डिस्टेंस है इसका r x, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए क्या dq, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है स्मॉल r। ये एंगल बन गया इसका थीटा, ये 90 डिग्री होता है, ये बन गया इसका एंगल थीटा। ये dq p पॉइंट है तो ये लगेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड du, इसका कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट जो है दो है ना, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होता है। अब इसका जो वैल्यू निकलता है ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx r² प्लस x² का 3/2, ये होता है चार्ज वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। फिगर बता दिए मेरे बच्चे, कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करके बोलेंगे तो हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ये IIT JEE में आता है, अभी बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंस है, पूछे या ना पूछे वो तो बात की बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो जरूर है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए, तो हम इसको प्रूफ कर देंगे, लेकिन इसका वैल्यू जरूर याद रखिए। अब हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट, चूँकि ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो जहाँ पर हमें लगा इम्पोर्टेंट उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कुछ आप लोग का भी कॉमेंट्स चाहिए, आप लोग का भी जिज्ञासा चाहिए कि कितने आप लोग जिज्ञासा से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके लिए है ना आप लोग कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे तो हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, प्रूफ कर देंगे पूरी तरह से। CBSE के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए हम लोग 7 नंबर में चलते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा एकदम। आइए 7 नंबर में क्या कर रहा है, 7 नंबर में क्या करते हैं देखिए, 7 नंबर में द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन लाइन चार्ज। यहाँ पर सिर्फ इसका हम लोग जो है फॉर्मूला देखेंगे, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, प्रूफ करते हैं, लेकिन गॉसेस थ्योरम से। तो सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ है मेरे बच्चे, इसलिए इसका हम सिर्फ फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पर बता रहे हैं। इसको श्योर एक्सप्लेन करते हैं जब गॉसेस थ्योरम, इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम, उसमें एकदम श्योर वो आता है 5 मार्क्स में, तो वहाँ पर जाकर हम आपको प्रूफ करेंगे। यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए, तो क्या फार्मूला कहता है, ये देखिए लाइन चार्ज, लाइन चार्ज का मतलब हो गया पूरे में चार्ज, और लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r। 8 नंबर में द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेन शीट चार्ज, इसे भी एक्सप्लेन करेंगे बच्चे। प्लेन शीट चार्ज मतलब आवेशित समतल चादर, क्या कहते हैं इसको, आवेशित समतल चादर, है ना। तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है इसमें, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। एकदम इसे भी प्रूफ करेंगे गॉसेस थ्योरम में, इसे प्रूफ करेंगे गॉसेस थ्योरम में। और एक और पॉइंट है σ/ε नॉट, सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और एक लास्ट आपका इसका फॉर्मूला है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसे एकदम याद रखिएगा, है ना सभी ऑल स्टूडेंट्स। द वैल्यू मतलब होता है मान, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इसका कुछ का हिंदी मेरे बच्चे ऐसे ही समझ में आ जाता है, इसलिए ज़्यादा हिंदी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, उसको आप लोग समझना है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज कंडक्टर, इसमें मेरे बच्चे चार्ज कंडक्टर, तो चार्ज कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε नॉट, इसे भी गॉसेस थ्योरम में हम आप लोगों को प्रूफ करेंगे। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ प्रॉपर्टीज, यानी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, SI यूनिट, डायमेंशन। अब इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल्स, जो कि हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। और कमेंट जरूर करें मेरे बच्चे, जो हम जहाँ पर स्टॉप किए थे चार्ज रिंग का, उसे हमें ज़रूर बताएं, है ना।
तब हम उसको अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आपका मनोज सर, और ध्यान से पढ़ें, अच्छे से रहें।